Hello everyone, I welcome all of you to this session. Well, मैं एक इंजीनियर हूँ और पिछले 4 सालों से मैं स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ. सो विद द हेल्प ऑफ दिस चैनल मैं मार्केट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूँगा जो कि आपको इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग में हेल्प करेगा. ये वीडियो और आगे आने वाले सभी वीडियोस को लर्निंग पर्पस के लिए आप यूज़ करें और सीक्वेंस में देखिए ताकि आप सब कुछ अच्छी तरह से समझ पाएँ. वेल नाउ जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब इतना तो साफ है कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है और आप बहुत कुछ सुने हैं स्टॉक मार्केट के बारे में और बेसिकली आप मार्केट में पैसा लगाना चाह रहे हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग. ओके, सो इस वीडियो में हम लोग ये सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्यों है स्टॉक मार्केट, व्हाट इज़ द नीड ऑफ स्टॉक मार्केट, व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट, फिर 2 टेक्निकल वर्ड्स यहाँ पे डिपॉजिटरी और ब्रोकर, ये सब क्या होता है, और फिर फाइनली जो आप अकाउंट खुलवाते हो वो क्या है और कैसे खुलवाते हो. ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. अब ये पूरे प्रोसेस का एनालिसिस मैं 2 लोगों के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ यहाँ पे. ठीक है, एक पर्सन है ए और दूसरा है बी. ए जो है ये हमारे जैसा आम आदमी है. ठीक है, इसके पास मान लीजिए कुछ पैसा पड़ा हुआ है, 6 लाख रुपए अभी हैं इसके पास. ठीक है, एंड ये 6 महीने के लिए इसको कहीं पे इन्वेस्ट करना चाह रहा है. ठीक है, 6 महीने बाद इसको इस पैसे का ज़रूरत है. ठीक है, तो अब क्या कर सकता है ये, या तो ये 6 महीने के लिए इसको बैंक में छोड़ दे या फिर इससे कुछ बिजनेस स्टार्ट करे. नाउ बैंक में छोड़ेगा तो फिर बैंक में क्या है, इसको कुछ कांस्टेंट मतलब कुछ प्रॉफिट, कुछ तो इंटरेस्ट इसको मिलेगा जरूर, बहुत अच्छी बात है. लेकिन हाँ, बैंक में अगर फिक्स डिपॉजिट वगैरह करेगा तो उसमें प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ पे लॉक इन पीरियड होता है. उसके पहले अगर आप वापस निकालोगे पैसा को तो आपसे वो पेनल्टी लगेगा कुछ. ठीक है, और बिजनेस अगर वो अपना स्टार्ट किया तो 6 महीने के बाद वापस पैसा निकालना मुश्किल है, आप नहीं निकाल सकते हो पैसा. ठीक है, तो बेसिकली 2 ऑप्शन तो थे उसके पास, लेकिन कुछ उसको मज़ा नहीं आ रहा है दोनों ऑप्शन पे. तो अब बेसिकली ही इज़ लुकिंग फॉर एन ऑप्शन जहाँ पे वो 6 लाख रुपए लगा तो सके लेकिन उसको जब मन करे वहाँ से तब वहाँ से पैसे वो निकाल सके. ठीक है, एज पर हिज विश. अगर उसको मन कर रहा है 10 दिन में पैसे निकालने का तो वो 10 दिन में निकाल ले, 1 महीने में तो 1 महीने में, 1 साल में तो 1 साल में. ठीक है, तो ए का पर्सपेक्टिव सबको को समझ गए. नो, ए जो है ना ये हम लोग की तरह लोग हैं. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिटेलर, रिटेलर या फिर इसको हम लोग रिटेल इन्वेस्टर बोलते हैं. ठीक है, नाउ अब चलते हैं हम लोग बी के बारे में बात करते हैं. बी जो है कोई बड़ा कंपनी था XYZ लिमिटेड, इसका ओनर है. ठीक है, इसका ओनर है और ये जो है ना इसको 100 करोड़ रुपीस चाहिए, 100 करोड़ रुपीस चाहिए. मतलब ये कुछ नया वेंचर शुरू कर रहा होगा, उसके लिए इसको पैसे चाहिए. अब ये पैसे कहाँ कहाँ से ले सकता है यार, तो एक तो ऑब्वियस ऑप्शन है बैंक से लेगा, लेकिन बैंक इससे इंटरेस्ट मांगेगा फिर. ठीक है, दूसरा अगर इसका कुछ अच्छा फ्रेंड रहा अंबानी अदानी टाइप का तो उससे ले लेगा. लेकिन आपको दिख रहा है कि दोनों ऑप्शन शायद उतने ज़्यादा फिजिबल नहीं है. ठीक है, तो अब तीसरा ऑप्शन इसके पास क्या है, तो तीसरा ऑप्शन इसके पास ये है कि ये अपने कंपनी का कुछ हिस्सा जो है वो पब्लिक कर दे. ठीक है, वो पब्लिक कर दे. बोलने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए इस कंपनी का टोटल करंट वैल्यूएशन जो है वो 1000 करोड़ है. ठीक है, इस XYZ लिमिटेड का करंट वैल्यूएशन 1000 करोड़ है. ठीक है, अब 100 करोड़ हम लोग बात कर रहे हैं, इसको 100 करोड़ और चाहिए बाहर से, तो ये बोलेगा पब्लिक लोग से, ये बाहर जाएगा जनता से बोलेगा कि भाई मेरे को 100 करोड़ रुपीज़ चाहिए, मैं ना अपने कंपनी का 10% हिस्सा, क्योंकि 1000 करोड़ का 10% ये आएगा 100 करोड़, 10% हिस्सा पब्लिक को दूंगा. ठीक है, आप ले सकते हो 10% हिस्सा. ठीक है, लेकिन मेरे को 100 करोड़ दीजिए. ठीक है, अब लोग क्या करेंगे, लोग देखेंगे कि यार ये कंपनी तो बहुत अच्छा है. अगर बहुत अच्छा है तो लोग जो है ना बोलेंगे कि हाँ ठीक है मैं आपको पैसे दूंगा और आप हम लोग को हिस्सेदारी दो. ठीक है, तो बेसिकली इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं IPO, जिसको हम लोग नाम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा जहाँ पे हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे. लेकिन हाँ अभी इसको मोटा मोटी समझते हैं हम लोग ताकि हम लोग मार्केट को समझ पाएं. तो देखिए बेसिकली क्या है, इसका 1000 करोड़ है वैल्यूएशन. ठीक है, इसको 100 करोड़ रेज करना है ना, तो ये 10% हिस्सा जो है वो पब्लिक को ऑफर करेगा, ये पब्लिक को ऑफर करेगा. ठीक है,
अब 10% हिस्सा जो पब्लिक को ऑफर करेगा, आखिर ये ऑफर कैसे करेगा? तो ऑफर करने के लिए ये क्या करेगा कि इसका जो 10% हिस्सा है दैट इज इक्विवेलेंट टू 100 करोड़, ये इसके हिसाब से स्टॉक्स लेके आएगा। स्टॉक्स बेसिकली है कि परसेंटेज शेयर या फिर शेयर ऑफ ए कंपनी, ठीक है, स्टॉक्स लेके आएगा। तो मान लीजिए कि XYZ लिमिटेड का जो ओनर था भी, ये 1 करोड़ स्टॉक्स को लेके आया और हर एक स्टॉक का वैल्यू ये रखा है 100 करोड़, 100 रुपीज़, ठीक है, 100 रुपीज़, ठीक है। ये डिपेंडिंग ऑन वैल्यूएशन, ये मतलब वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, ये डिसाइड होता है कि आखिर एक स्टॉक का प्राइस कितना होगा। लेकिन हाँ ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कि 1 करोड़ स्टॉक जो है वो 100 रुपीज़ ईच स्टॉक का दाम है, वो इस तरह करके पब्लिक को ऑफर करेगा। अब कोई पब्लिक मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपए है, तो उसके हिसाब से वो 1 लाख में देखेगा कि 100 रुपीज़ पर स्टॉक के हिसाब से कितने स्टॉक वो ले सकता है। तो इस तरह करके अलग अलग लोग, ए जैसे बहुत सारे, ए जैसे इन्फिनिट नंबर ऑफ लोग हैं, ठीक है ना, ए तो है ही, लेकिन ए जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं आपको। तो ए है, ए के साथ मतलब 50 मतलब हजारों लोग होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अलग अलग लोग जो है ना इसके स्टॉक्स को खरीदेंगे, स्टॉक्स खरीदेंगे और बेसिकली खरीदेंगे तो पैसे देंगे। तो इस तरह करके ये 1 करोड़ स्टॉक्स बेच के ये 100 रुपीज़ के हिसाब से ये 100 करोड़ रुपीज़ रेज करेगा, ठीक है। तो आप और हम जो है वो इस कंपनी का अब हिस्सेदारी में आ गए। अलग बात है बहुत कम परसेंटेज हम लोग के पास है, लेकिन हाँ कल को ये कंपनी मान लीजिए कि ग्रो किया और इसका दाम जो है, इसका वैल्यूएशन जो है वो 10,000 करोड़ हो गया, तो बेसिकली आप अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे 1 लाख, तो आपका पैसा कितना हो जाएगा, वो भी 10 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ओनर बन जा रहे हो, समझ में आया? तो अब बेसिकली बात ये है, अब ये चीज देखो, दोनों पर्सन ए और पर्सन बी का सिनेरियो आप समझ गए हैं, बट अब खुद सोचो आप कि बी जो है क्या वो डायरेक्टली ए को करेगा अप्रोच, या फिर ए क्या डायरेक्टली ओनर के पास जाएगा, बोलेगा कि भाई मेरे को हिस्सेदारी चाहिए आपकी कंपनी में। तो ये चीज़ डायरेक्टली नहीं होने वाला है ना। इंस्टेड क्या होता है, बी और ए दोनों जाएगा एक एंटिटी के पास जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। और स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म देगा जहां पर बी सेल कर सकता है, ए बाई कर सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एज पर SCRA, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, स्टॉक एक्सचेंज इज ए कंपनी, ठीक है, फॉलिंग अंडर कंपनीज एक्ट विच एक्ट्स एज ए प्लेटफॉर्म टू बाई और सेल सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मतलब स्टॉक, शेयर्स, ये सब चीज हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज, ठीक है। समझ में आया सभी को? ये एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पर बायर सेलर सबके सब आते हैं और खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। अब पहले जो है ना स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन ऑफ पर्सन हुआ करता था। आप स्कैम मूवी देखे होंगे, स्कैम 1992, तो उसमें ना आप देखे होंगे कि वो जो कोट पहन के लोग जो है वहाँ पे बोली लगाते रहते थे ना, तो वो सब बेसिकली ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लोग थे, ठीक है। तो वो जो कि वहाँ पे बोली लगाते थे, और आपको अगर कुछ खरीदना बेचना है ना तो आपको इनको अप्रोच करना पड़ेगा और तभी जाके आप खरीद बेच सकते थे। इसका मेन प्रॉब्लम था कि ये रेगुलेटेड नहीं था, रेगुलेटेड नहीं था, तो इसके कारण रिटेलर्स को बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता था कभी कभी, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर फाइनली धीरे धीरे करके ना वो बोला कि सारे AOPs को बैन करो, और सारे AOPs जो है बैन हो गए। अल्टीमेटली ओनली 2 स्टॉक एक्सचेंजेस आर लेफ्ट, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नहीं तो पहले अराउंड 20, जैसे दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज भी था, कोलकाता का भी था, एक्सेट्रा, मतलब काफ़ी सारे थे, ठीक है। तो वो सारे अभी बंद हो गए और अभी बस NSE और BSE है यहाँ पे, ठीक है। अब NSE BSE जो है ना, ये आप समझ लीजिए कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप खरीद और बेच सकते हो। मतलब इसको ना दुकान की तरह समझ लो, ये एक दुकान है जहाँ पे स्टॉक्स मिलेंगे आपको, ठीक है। स्टॉक्स कोई बेच भी सकता है, स्टॉक्स कोई खरीद भी सकता है। अब खुद सोचो, 2 दुकान है, अगर आपको एक साबुन खरीदना है, तो एक साबुन मान लीजिए लक्स साबुन जो है इसके पास भी है, लक्स साबुन इसके पास भी है, बट हो सकता है ना कि लक्स साबुन यहाँ पे मान लीजिए आपको 10 रुपये में दे रहा है, यहाँ पे आपको 10.5 में देगा, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए आप कभी भी देखोगे ना तो NSE और BSE में एक ही कंपनी के स्टॉक के प्राइसेस जो है ना वो स्लाइटली डिफरेंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम भी हो सकता है, स्लाइटली डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग एक्सचेंजेस हैं। समझ में आया? लेकिन हाँ ड्रास्टिक डिफरेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं कि 10 रुपये है तो कहीं पे 1 रुपये देगा, ऐसा नहीं, वो फ्रॉड हो जाएगा फिर। समझ में आया? ठीक है, ओके। नाउ अब आते हैं हम लोग, तो ये तो हो गई स्टॉक एक्सचेंज की बात।
अब बात यही है कि हम लोग को जो स्टॉक्स मिलेगा, तो स्टॉक्स किस फॉर्म में मिलेगा? तो स्टॉक्स हम लोग को अभी जो है ना वो डिजिटल फॉर्म में मिलता है, डिजिटल फॉर्म में मिलता है। तो अब डिजिटल फॉर्म में अगर मिल रहा है, अब खुद सोचो पहले क्या था, पहले वो पेपर वेपर में मिलता था, यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट होता था स्टॉक का, ठीक है। अब सर्टिफिकेट होता था तो एक तो आपके पास प्रूफ रहता था ना कि हाँ भाई मेरे पास ये स्टॉक है। लेकिन अभी अगर डिजिटल फॉर्म में है तो आखिर ये चीज़ को मेंटेन करने के लिए एक डेटाबेस चाहिए आपको, आपको नहीं, मतलब एक डेटाबेस का रिक्वायरमेंट तो होगा ना, जहां पर ये सब चीज़ ऑलरेडी स्टोर रहेगा। लेट्स से कि मैं बोलूं कि मेरे पास 100 स्टॉक्स पड़े हैं किसी एक कंपनी के, ठीक है। तो सिर्फ आपको बोलने से थोड़ी ना होगा, ये कहीं ना कहीं सिस्टम में स्टोर तो होना चाहिए, राइट? स्टॉक एक्सचेंज के सिस्टम में तो स्टोर होना चाहिए ना। तो ये जो स्टॉक्स हैं, ये जो सिक्योरिटीज हैं, जहां पर भी जो जो डिजिटल फॉर्म में है, ये जहां स्टोर होता है ना, ठीक है, तो वो स्टोरेज का जो कंपनी है उसको हम लोग बोलते हैं डिपॉजिटरी, ठीक है। तो एन एंटिटी विच मेंटेन्स डेटाबेस ऑफ सिक्योरिटीज इज अ डिपॉजिटरी, ठीक है। तो अगर आपको भी कुछ स्टॉक्स आपके पास रखना है तो आपको इन डिपॉजिटरीज में अकाउंट खुलवाना होगा, इन डिपॉजिटरीज में आपको अकाउंट खुलवाना होगा। अब यहाँ पे दो तरह के डिपॉजिटरी हैं, पहला सीडीएसएल है, दूसरा एनएसडीएल है। सीडीएसएल एक्चुअली एक लिस्टेड कंपनी भी है, सीडीएसएल का आपको शेयर प्राइस भी मिलेगा आपको स्टॉक मार्केट पे, एनएसडीएल अभी लिस्टेड नहीं है। अब ध्यान दो, जैसा कि अब डिपॉजिटरी हम लोग को अकाउंट तो खुलवाना है भाई, है ना, क्योंकि हम लोग को अपना स्टॉक्स को डेटाबेस में तो एंट्री कराना पड़ेगा। तो अब बेसिकली क्या है कि डिपॉजिटरी जो है ना वो डायरेक्टली हम लोग से बात नहीं करेगा। डिपॉजिटरी बोलेगा कि भाई मैं डायरेक्टली नहीं आपसे बात करूंगा, वो अपने लिए कुछ एजेंट को अपॉइंट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। एजेंट क्या क्या है, एग्जाम्पल ले लो आप, जीरोधा हो गया, ठीक है। अब सोचिए जितने भी ये ट्रेडिंग वाला कंपनी है ना, सबके सब एजेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है ऑन बिहाफ ऑफ डिपॉजिटरी ये सब अकाउंट खुलवाते हैं आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट। तो ये सब अकाउंट जो हैं वो एजेंट, दैट इज जीरोधा, अपस्टॉक्स, एचडीएफसी सिक्योरिटीज एक्सेट्रा बहुत सारे हैं, तो ये सब मिलके डीमैट अकाउंट हम लोग का खुलवाते हैं। आपके बैंक में जाते होगे तो वहाँ पे बोलते होंगे सर डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए, डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए। तो बेसिकली ये वही चीज़ है कि इन लोग डीमैट अकाउंट खुलवा के ये आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे आप अपने सिक्योरिटीज़ को, अपने शेयर्स को डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर सकें। समझ में आया सबके को? तो डीमैट अकाउंट क्या है? तो डीमैट अकाउंट है एन अकाउंट विच enables you to store securities in dematerialized form। ठीक है, तो बेसिकली एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आप अपने सिक्योरिटीज, अपने स्टॉक्स, अपने शेयर्स को आप स्टोर कर सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप बाई सेल नहीं कर सकते। बाई सेल करने के लिए अब क्या है, अब आएंगे हम लोग एक्सचेंज के पास। तो एक्सचेंज क्या होता है ना, एनएसई और बीएसई जो है, ये दोनों भी अपने लिए एक ब्रोकर को असाइन करके रखा है, और बोला कि एनएसई बीएसई बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा डायरेक्टली, ये बोला मैं ब्रोकर्स असाइन कर दिया हूँ, ठीक है। और ब्रोकर्स क्या हो गया, फिर से वही जीरोधा, ये सब आपका ब्रोकर है, ठीक है। और ब्रोकर्स क्या करेगा, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएगा, और ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू बेसिकली आप स्टॉक्स का लेन देन कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो बेसिकली डीमैट अकाउंट क्या हो गया, जहां पे आप स्टॉक्स को, शेयर्स को आप स्टोर करोगे, और ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो गया, जिसके थ्रू आप शेयर्स को खरीदोगे या फिर बेचोगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि जितने भी ब्रोकर्स हैं वो अभी डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है। डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट, जहां पे एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको, आप शेयर्स को स्टोर भी करते हो और उसको ट्रेड भी करते हो, ठीक है। तो अब तीन तरह के ब्रोकर्स होंगे यहाँ पे, तीन तरह के आप डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हो तीन तरह के ब्रोकर्स के पास। सबसे पहला होता है सर्विस ब्रोकर इन बैंक कैटेगरीज, मतलब ये ऐसे ब्रोकर हैं जो आपको थोड़ा मोड़ा टिप्स भी देंगे, बाई और सेल, किसको खरीदना है किसको बेचना है ये सब करेंगे, फोन पे भी आपको बाई सेल करवाएंगे, ठीक है। लेकिन इन सब का बैंक भी है, जैसे एचडीएफसी सिक्योरिटीज हो गया तो एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई का इसका भी बैंक है, कोटेक का भी उसी तरह करके है, ठीक है। तो इस तरह करके अलग अलग कंपनीज के आपको सर्विस ब्रोकर हैं, ठीक है, अलग अलग बैंक्स के। सेकंड होता है सर्विस ब्रोकर अदर देन बैंक, जैसे शेर खान हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया,
एडलवाइस हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये सर्विस सप्लाई देगा आपको, बाई सेल का आपको वो मैसेज देगा आपको। ठीक है, लेकिन इसका बैंक नहीं है। ठीक है, और लास्ट हो गया डिस्काउंट ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर कुछ नहीं बोलता है कि मैं आपको बस प्लेटफॉर्म देता हूँ और कुछ नहीं, प्लेटफॉर्म दूंगा लेकिन सर्विसेज दूंगा आपको, बेस्ट सर्विसेज। मतलब किस तरह का, यूज़र इंटरफेस, ये सब चीज़ बेस्ट होगा एकदम, आपको कोई टेंशन नहीं है। अब लेकिन क्या है कि इसमें आपको ब्रोकरेज ये ज़्यादा लेगा, ब्रोकरेज थोड़ा सा हाई लेगा ये। ठीक है, ये मीडियम लेगा ब्रोकरेज, और ये तो भाई एकदम डिस्काउंट, इसका नाम ही है डिस्काउंट ब्रोकरेज, ये लीस्ट अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज लेता है। ठीक है, लीस्ट अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज लेता है। तो सबके अलग अलग प्रोस एंड कॉन्स हैं। तो बेसिकली अभी जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ जो यूज़र्स हैं वो ज़ीरोधा पे हैं। तो मतलब ज़ीरोधा का एक्चुअली यूजर इंटरफेस काफ़ी अच्छा भी है। तो बेसिकली आप इनमें से किसी में भी खुलवा सकते हैं, लेकिन हाँ अलग अलग कैटेगरीज में आपको किसी में बाई सेल का ऑप्शंस भी देगा, मतलब वो टिप्स भी देगा। लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर में बोलेगा कि नहीं, आप अपने अंडरस्टैंडिंग से खरीदिए बेचिए, लेकिन मैं आपको प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा देने वाला हूँ। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये पूरा सेशन अच्छे से समझ में आया होगा, और फिर आप ट्रेडिंग के सारे एस्पेक्ट्स को, मतलब इनिशियल एस्पेक्ट्स को, कहाँ से कैसे अकाउंट खुलवाएंगे, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बने रहिए इस चैनल के साथ। मैं अभी आने वाले वीडियोस में और भी चीज़ों के बारे में बात करूँगा, और हाँ इन वीडियोस को अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि इनका बेनिफिट सबको मिल पाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।